अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फिज़िक्स विद शुमशाद में आपको खुशामदीद है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइन्थ क्लास फिज़िक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हम मोमेंटम के बारे में पढ़ चुके हैं कि किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो कि मोमेंटम क्या होता है। मैं बता देता हूँ कि जो मोमेंटम होता है वो किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से। तो किसी बॉडी में उसके मैस और वेलोसिटी की वजह से जो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसको मोमेंटम बोलेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को सीखते हैं कि सबसे पहली टर्म है कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो है वो कुछ बॉडीज का जो है ग्रुप होता है। वो बॉडीज जिन पे आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं या जिन बॉडीज पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज इज कॉल्ड सिस्टम। के एक बॉडीज का ग्रुप जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो उसको सिस्टम कहेंगे। तो सिस्टम जो है इसमें कोई दो भी चीजें हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी चीजें हो सकती हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जितने चीजों पर आपकी कंसंट्रेशन है वो जो रीजन होगा या वो बाउंड्री लाइंस होंगी वो आपका सिस्टम कहलाएगा। मान लें कि आप जो है एक क्लास में अपना कोई काम करना चाहते हैं और आप मान लेते हैं कि वो क्लास एक सिस्टम है। और फिर आप लिमिटेड हो जाते हैं कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्लास के अंदर अंदर ही हैं और उस क्लास के अंदर ही आप अपना सारा जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा या जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी आप ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। और इसी तरह से मान लें कि एक स्कूल आपका जो है या एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी आपका जो है एक सिस्टम है। तो फिर आप जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर करेंगे या कॉलेज या स्कूल के अंदर करेंगे। तो ये ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज होता है। बॉडीज जितनी मर्जी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जर्वेशंस कितनी बॉडीज पे कर रहे हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि उन इंटरेक्टिंग बॉडीज पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। जैसे कि मान लें कि मेरे पास ये दो बॉल्स हैं मेरे पास। इसका मैस m1 है और इसका मैस m2 है। और मैं इनकी मोशन को स्टडी करना चाह रहा हूं, इनके मोमेंटम के बारे में जानना चाह रहा हूं। तो मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मेरे जो कंसिडरेशंस हैं उनके अंदर उसके अंदर ये दो ही बॉडीज हैं और मैं अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट या जो भी मैं अपनी ऑब्जर्वेशन करना चाहूंगा वो इन दो बॉडीज के ऊपर ही करूंगा। तो मेरा ये एक सिस्टम है जो कि दो बॉल्स पर मुश्तमिल है या कि दो स्फेयर्स आप मान सकते हैं। तो एक इससे सिस्टम की डेफिनेशन भी आपको समझ आई होगी। और आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि अगर मैं मान लूं कि इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो अगर किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई बाहर से फोर्स भी ना लग रही हो तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। कि वो सिस्टम आइसोलेट हो गया है, वो किसी और फोर्स में या किसी और इंटरेक्शन में कोई हिस्सा नहीं ले रहा। तो आइसोलेटेड सिस्टम को आप यूं डिफाइन करेंगे, अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम
या ऐसा ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज जिन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, उसको आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम की भी आपको समझ आ रही होगी उम्मीद है, और सिस्टम की समझ भी आ गई होगी। और अब देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन का मतलब होता है, आप यूं समझ लें, कंजर्वेशन का मोमेंटम है मतलब है कि कांस्टेंट कांस्टेंट या सेम रहे, कि दो बॉडीज हैं, एक सिस्टम है और उसमें दो बॉडीज हैं, अगर वो उनका पहले कुछ मोमेंटम है और वो मूव कर रही हैं और उनके पास कोई मोमेंटम होगा डेफिनेटली, और वो कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने के बाद जो उनका मोमेंटम होगा, जो इनिशियल मोमेंटम है, जो टकराने से पहले बॉडीज का मोमेंटम था और जो टकराने के बाद बॉडीज का मोमेंटम है, अगर वो कांस्टेंट रहे, यानी कि टकराने से पहले वाला मोमेंटम और टकराने के बाद वाला मोमेंटम सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो इसको हम कहेंगे कि वो मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही हमें बताता है कि अगर एक कोई सिस्टम है और उस सिस्टम में कोई इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं, तो उनका कोलाइड करने से पहले का मोमेंटम और कोलाइड करने के बाद का मोमेंटम एक जैसा रहता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ये सिस्टम है और इस सिस्टम में दो बॉडीज हैं, दो स्फेयर्स हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। ये स्फेयर भी इस साइड पे मूव कर रहा है और ये स्फेयर भी इस साइड पे मूव कर रहा है, और मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। अभी ये टकराए नहीं है और हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा देते हैं कि जो u1 है वो ग्रेटर देन u2 है। ये इसलिए कि क्या हमें पता है कि अगर हमने दो बॉडीज को कोलाइड करवाना है, तो कोलाइड करवाने के लिए इसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए और इसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, फिर ही जाके वो टकराएंगे। अगर आप इसकी वेलोसिटी ज्यादा रख देंगे तो ये आगे गुजर जाएगा और ये कभी भी कोलाइड नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और आइसोलेट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। दस मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसका मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, ये बॉडीज दो भी हो सकती हैं या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है। कि जो मोमेंटम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करने के लिए सिस्टम हमारा आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, तो उनका मोमेंटम जो टकराने से पहले है और जो टकराने से के बाद है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट की शायद अभी आपको ना समझ आई हो, तो इसको प्रूफ करते हैं और बाद में इंशाल्लाह आपको एंड पे मैं इसको मैथमेटिकली भी शो करके दिखाऊंगा कि इस लाइन का, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंसीडर एन सिस्टम an isolated system of two spheres of mass m1 and m2। मान लेते हैं कि दो स्फेयर्स हैं और यही सिस्टम है हमारा, और यानी कि हमारा सिस्टम दो स्फेयर्स पर मुश्तमिल है, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल एक सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी u1 है और जो मास m2 है इसकी वेलोसिटी u2 है। चूंकि पहले ही हम मान चुके हैं कि जो u1 है, जो इस सिस्टम की वेलोसिटी है, वो ज्यादा है u2 से, तो थोड़े वक्त के बाद ही ये बॉडीज दोनों कोलाइड भी करेंगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम क्या है। अभी बॉडीज ने इंटरेक्ट नहीं किया है, बॉडीज टकराई नहीं है, और इसका सिस्टम का मोमेंटम देख लेते हैं कि मोमेंटम क्या होगा। अच्छा, तो मोमेंटम ऑफ मैस m1, मैस m1 का अगर मैं मोमेंटम देखना चाहूं जो कि मूव इधर कर रहा है,
मोमेंटम की हमने ये डेफिनेशन की थी कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। तो इसका मास m1 है इस स्फीयर का और वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा, m1 u1। लेकिन अगर हम इसकी बात करें मास m2 की, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो m2 और u2 होगा। तो मोमेंटम ऑफ मास m2 का जो मोमेंटम होगा वो m2 u2 होगा। यानी कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है ना, प्रोडक्ट इनका लेना है। तो m1 का मोमेंटम m1 u1 आया और m2 का मोमेंटम m2 u2 आया। और हमारा सिस्टम जो पूरा सिस्टम है वो जस्ट दो ही बॉडीज पर मुश्तमिल है। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, अभी बॉडीज ने कोलाइड नहीं की है, बिफोर कोलिजन। अच्छा, कुछ वक्त गुजरता है, बल्कि अभी इसका टोटल मोमेंटम सिस्टम का देख लेते हैं कि टोटल मोमेंटम क्या होगा। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दो ही बॉडीज पर मुश्तमिल है, एक का मोमेंटम m1 u1 आया है और एक का मोमेंटम m2 u2 आया है। तो टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अच्छा, कुछ वक्त बाद क्या होगा कि दोनों बॉडीज कोलाइड करेंगी, यानी कि जो m1 है वो टकराएगा, m1 जो है वो टकराएगा m2 से एट कोलिजन। आप लोगों ने इस तरह से फिगर्स भी इसमें मेंशन करनी है। तो कुछ वक्त देर बाद दोनों मैसेज टकराएंगे और दोनों मैसेज जब टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज सेम नहीं रहेंगी, इनकी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जब दोनों आफ्टर कोलिजन, जब दोनों बॉडीज टकराई हैं तो कोलिजन के बाद क्या हुआ है। कोलिजन के बाद जो मास m1 है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और मास m2 की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। मान लें कि इसकी वेलोसिटी v1 हो चुकी है और इसकी वेलोसिटी v2 हो चुकी है, वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। मान लें कि ये पहले 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, ये 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि ये अब 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हो और ये कोई 3 मीटर पर सेकंड से या 4 मीटर पर सेकंड से मूव करो, यानी वेलोसिटीज में चेंज आ जाएगा कोलाइड करने के बाद। लेकिन अब भी हम इसका मोमेंटम ओवरऑल काउंट करते हैं कि इसका मोमेंटम क्या होगा। द मोमेंटम ऑफ मास m1, द मोमेंटम ऑफ मास m1 का मोमेंटम कितना होगा, यहां पे m1 v1 और m2 का मोमेंटम कितना होगा, द मोमेंटम ऑफ मास m2 का जो मोमेंटम होगा वो होगा m2 v2। वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास v2 है, तो मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट करेंगे तो m2 v2 आएगा और यहाँ पे m1 v1 आएगा। ये तो इन दोनों स्फीयर्स का अलग अलग मोमेंटम था। अब अगर देखते हैं कि इन दोनों का अगर हम मोमेंट पूरे सिस्टम का मोमेंटम देखना चाहें तो वो कितना होगा। द मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन के बाद टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हमारे पास दो तरह के मोमेंटम आ चुके हैं। एक टोटल मोमेंटम है सिस्टम का टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले, जो कि m1 u1 प्लस m2 u2 आया था। और एक हमारे पास मोमेंटम आया है सिस्टम का टकराने के बाद, जब दोनों स्फीयर्स ने कोलाइड किया है तो उसके बाद जो मोमेंटम आया है वो m1 v1 प्लस m2 v2 आया है।
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जितना इनका मोमेंटम पहले था टकराने से, यानी कि जितनी इनमें क्वांटिटी ऑफ मोशन टकराने से पहले थी, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन इनमें टकराने के बाद होगी। यानी कि ये वाला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का है, जो टकराने से पहले का मोमेंटम है सिस्टम का, और जो टकराने के बाद मोमेंटम है, वो एक जितना होगा, वो इक्वल होगा, वो कंजर्व्ड रहेगा या वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप यूं लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमारे पास जो सिस्टम का टकराने से पहले का मोमेंटम है और जो टकराने के बाद का मोमेंटम है, वो एक जितना रहेगा। यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, जो टकराने से पहले का मोमेंटम है और जो टकराने के बाद का मोमेंटम है, ये दोनों इक्वल होंगे। m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। ये वाली साइड बता रही है कि जो जितना मोमेंटम यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले, यानी टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइजन, और वो हमेशा इक्वल होगा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाइजन। जितनी उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन पहले थी, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ मोशन बाद में रहेगी। लेकिन इसके लिए हमने कुछ कंसीडर किया था, वो ये कि जो हमारा सिस्टम है वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम दो बॉडीज पर मुश्तमिल है, m1 और m2 पर, और ये हमारा सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। तो अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो फिर पॉसिबल है कि हमारी कैलकुलेशंस यहाँ तक ना पहुंचे और हमारी कैलकुलेशंस में कोई एरर आए। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।